नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने और सख्ती बढ़ा दी है। योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया है। इसके अलावा 10वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ बैठक हुई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू किया जाए। 10वीं तक के स्कूल मकर संक्रांति तक बंद रहेंगे। 1000 केसेस वाले जिलों में कड़ी पाबंदियां लागू की जाएं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि जिन जनपदों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ संचालित किया जाए। शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता ना हो। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता में 50% से ज्यादा लोगों के उपस्थिति की अनुमति ना दी जाए। मास्क, सैनिटाइजर की अनिवार्यता रहे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता अमान जुड़ गए हैं। अमान, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं योगी सरकार की ओर से? देखिए, आपको बता दें, जिस हिसाब से कल टीम 9 की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री ने जो टीम 9 की बैठक बुलाई थी, उस बैठक में निर्णय लिया गया है रात्रि कर्फ्यू का समय भी घटाया गया है। जहां पहले 11 से सुबह 6 बजे तक था, वहीं 10 से सुबह 5 बजे तक दिया गया है। और रात्रि कर्फ्यू को देखते जिस तरह से कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, उस केसेस को देखते हुए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और काफी सख्ती की गई है। जैसे जिस तरह से पहले संख्या जनसभाओं और कार्यक्रमों में ज्यादा हुआ करती थी, उस तरह से इस समय संख्या को भी घटा दिया गया है और काफी सख्ती से मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, क्या आगे लॉकडाउन की संभावना देखी जा सकती है? देखिए, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उस तरह से जो आम जनता है वो तो इसकी संभावना जता रही है कि आगे वीकेंड लॉकडाउन लगाने की आशंका पब्लिक जता रही है। लेकिन इस तरह से अभी कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उस तरह से ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि आगे वीकेंड लॉकडाउन की प्रतिक्रिया हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले संगम नगरी को 5000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात मिलेगी। श्रृंगेश्वर धाम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इनर रिंग रोड और रामवन गमन मार्ग समेत कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन सड़क परियोजनाओं के निर्माण से यूपी में आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। रीवा रोड पर पॉपुलर से महुआरी होते हुए अंदावा से सहसों तक 29.5 किलोमीटर लंबी इनर रिंग रोड का निर्माण प्रथम चरण में कराया जाएगा। प्रथम चरण में इस परियोजना पर 3050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुंभ से इससे पहले इनर रिंग रोड के निर्माण से कानपुर से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करना होगा। वहीं एमपी से कानपुर या वाराणसी जाने वालों को भी इससे काफी राहत मिल जाएगी। इसी तरह 2119 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रामवन गमन मार्ग परियोजना का भी गडकरी शिलान्यास करेंगे। जनपद बहराइच के पियागपुर में आयोजित युवा मोर्चा सम्मेलन को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने देश और प्रदेश के विकास को लेकर नरेंद्र मोदी का जमकर गुणगान किया, जबकि विपक्ष पर करारा वार करते हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग जिन्ना के समर्थन की बात करते हैं, वे पाकिस्तान के समर्थन की बात करते हैं। वे भारत माता का गुणगान कैसे कर सकते हैं? कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भारत माता को डायन कहने वाला शख्स आज जेल में बंद है। ऐसे लोग देश और प्रदेश का विकास कैसे कर सकते हैं? साथ ही उन्होंने कहा कि गुंडा राज की सरकार दोबारा नहीं आने वाली है। इनके इत्र की दुर्गंध भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुकी है। जनता इनको समझ चुकी है।
मंगलवार को लखनऊ में भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद स्वर्ण आयोजन, विप्र आयोग का गठन और रोजगार गारंटी योजना लागू करना उनकी पार्टी की प्राथमिकता होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी प्रबुद्ध भाई मिलकर महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी मौजूदा पार्टी और सरकारों ने प्रबुद्ध वर्ग के साथ सिर्फ छल्लावा किया है। हम उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, आरक्षण देने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देना सुनिश्चित कराने के अलावा किसानों की आय दुगनी करेंगे। लगभग 65 जिलाध्यक्षों की हमारे पास सूची है। ब्लॉक लेवल चुनाव कैसे लड़ा जाता, संख्यात्मक ढांचे से। आज उत्तर प्रदेश में, इसीलिए हम लोगों ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट किया। हम लोग पहले भी कर सकते थे, लेकिन जब अपना एक बुलेट प्रूफ संगठन खड़ा कर लिया, 65 जिलों में बूथ लेवल तक की हमारी संरचना होगी। उस संरचना, उस संगठन के माध्यम से हम अपने समाज की लड़ाई, अपने परिवार की लड़ाई, हर शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा इस समय समाज का छला और पिछड़ा ब्राह्मण समाज है, तो हम अपने पार्टी से लगभग 200 से 300 सीटों का भी उसमें संरचना बनाई जा रही। 287 सीटें ऐसी हैं जो ब्राह्मण बाहुल हैं, तो हम सबसे ज्यादा अपने ब्राह्मण समाज को सीट देने का कार्य करेंगे। शेष 86 बची हुई सीटें हैं, उसमें एससी समाज का जो प्रबुद्ध होगा उसको हम टिकट देंगे। तो जानकारी दे दें, लगभग 65 जिलों में जाकर हम लोगों ने जिला अध्यक्षों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहां पे अच्छी संख्या बल पे, जैसे अभी बुलंदशहर हम लोग होके आए हैं, वहां पे लगभग 8000 ब्राह्मण इकट्ठा थे। ऐसे हर जिलों में हमारी संख्या बल बढ़ती जा रही है, सारे लोग संगठित हो रहे हैं और लगभग पूर्वांचल से लेकर पश्चिम प्रदेश और मध्य जोन को मिलाकर 5 रैलियों का प्रोग्राम बनाया गया है। वो पार्टी की अभी अंदर की रणनीति को तैयार किया गया है। आगामी डेट में उसकी घोषणा आप मीडिया माध्यम के द्वारा समाज को दे दी जाएगी। लखनऊ में एक बड़ी रैली का समागम होगा और प्रदेश के जो 4 भागों में बटे प्रदेश है उसमें भी एक बड़ी रैली को। प्रचार की बात क्यों करते हैं भाई आप? अगर विधायक उसके जीत के आते हैं तो क्या वो जो है मौजूदा जो पार्टियां हैं उनके साथ अलायंस करेंगी? हम 287 में हैं। अगर हमारी संख्या बल कम होती है तो जो पार्टी का एजेंडा है, जो पार्टी की विचारधारा है, उसको जो हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहेगा उसी के साथ हम अलायंस। पीलीभीत के बीसलपुर विधायक राम शरण वर्मा अपनी 9 सूत्रीय मांगों के साथ रामलीला मैदान में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। धरने की खबर सुनते ही जिले के आला अधिकारियों की नींद उड़ गई। एडीएम न्यायिक देवेंद्र प्रताप मिश्र, सीवीओ, एसडीएम, सीओ, बीडीओ समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि विधायक ने अपनी 9 सूत्री मांगों में गांव-गांव गौशाला स्थापित कर आवारा पशुओं को व्यवस्थित करा जाए, कान्हा गौशाला शहर की 3 किलोमीटर की परिधि में स्थापित की जाए, आवारा पशुओं से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए, वर्तमान गौशालाओं की क्षमता बढ़ाई जाए, गौशालाओं में पशुओं के चारे पानी की सूचित व्यवस्था की जाए, पशु घातक में हुई घाटों की जांच कर कार्रवाई की जाए और पशु छादक को उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। सालों से जमीन के कब्जेदारों का नियमितीकरण किया जाए। जगह जगह और जमीन के पात्र कब्जेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लिया जाए शामिल है। हमारी 9 मांगे स्वीकार कर ली गई है, केवल एक मांग को छोड़कर। अब वो मांग ये है कि जिन पशुओं ने गांव-गांव छत पहुंचाई है उनका आंकलन कराकर उनकी छतपूर्ति कर दी जाए। इसको स्वीकार करने में इसलिए असमर्थता व्यक्त की जा रही है कि ये नीतिगत निर्णय है, शासन इसको तय करेगा। इसलिए एक मांग, हमारी 9 मांग। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने का मामला अब और तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने साफ चेतावनी दे दी है, अगर नाम में संशोधन नहीं किया गया तो उसमें झांसी नहीं जोड़ा गया
तो वो सभी दलों को साथ लेकर संसद के घर पर धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपमान करना जानती है। रानी झांसी के जन्मोत्सव पर झांसी आए प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक पर हस्ताक्षर न कर झांसी का अपमान किया है। इसके बाद उन्होंने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर उसमें से झांसी शब्द को गायब कर दिया। यह सीधा सीधा लाखों झांसी वासियों की मां को छन्नी करने का काम किया गया है। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने साफ चेतावनी दी है, भले ही उनके खिलाफ एक नहीं 100 मुकदमे लिख दिए जाएं, भले ही उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन झांसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ये कोई राजनीतिक रूप से हम लोगों ने पत्रकार वार्ता रखने का हमारा मंतव्य नहीं। हमारा पहचान है कि झांसी हमारी माँ है, हम सबकी माँ है। एक माँ को और बेटी को जुदा करने का, अलग करने का काम और दुस्साहस इस सरकार ने किया है। अगर उन्होंने भूल की है तो उन्हें भूल स्वीकारना चाहिए, क्योंकि झांसी हम सबकी माँ है। इस माँ के अंदर रानी आई और रानी ने पूरी दुनिया में झांसी का नाम। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कहर के बीच अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ओमिक्रॉन के तांडव के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जज कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। जजों के संक्रमित होने के बाद पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। तीनों जजों के निवास वाले इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के 3 जजों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में रविवार को हुई प्रशासनिक कमेटी की बैठक में 3 जनवरी से मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया गया था। कोरोना की वजह से अब प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई हो रही है। गाजियाबाद में बुधवार सुबह से आम लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस दौड़नी शुरू हो गई है। पहली बार आनंद विहार दिल्ली बॉर्डर से LNT सेंटर के बीच चली। अभी केवल एक रूट पर बस का संचालन शुरू किया गया है। लोग इस बस को पसंद कर रहे हैं। इन बसों से प्रदूषण कम होगा और लोगों के आवागमन में सुविधा होगी। दूसरे रूट पर 15 अन्य बसों के आने के बाद संचालन शुरू किया जाएगा। बसों के लिए अकबरपुर, बहरामपुर में चार्जिंग स्टेशन और शेड बनाए गए हैं। गाजियाबाद जिलों को 20 में से 5 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिल गई हैं। उनको मंगलवार देर शाम को केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल अग्रवाल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री और DM ने हरी झंडी दिखाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम से रवाना किया। इन बसों को बाद में शेड में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। 5 बसों का संचालन शुरू हुआ है। प्रस्तावित 4 रूटों में से एक रूट कौशाम्बी बस अड्डे से LNT सेंटर तक किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कई शहरों से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 1971 की लड़ाई में भारत के जिस टैंक T-55 ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, वो आखिरकार उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद को मिल गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री और सांसद जनरल VK सिंह के निजी प्रयासों से रक्षा मंत्रालय ने ये टैंक गाजियाबाद को दिए हैं। इसको नगर निगम ने मेरठ तिराहा स्थित नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के सामने युद्धक ट्रॉफी के रूप में स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को ये टैंक जनता को समर्पित कर दिया है। लोग अब यहां आकर सेल्फी ले रहे हैं और टैंक के इतिहास से रूबरू हो रहे हैं। जनरल VK सिंह ने बताया कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसमें हमारे टैंक T-55 ने पश्चिम मोर्चे पर बसंतर और बारपीट की लड़ाई में पाकिस्तान के टैंक बड़ी संख्या में नष्ट किए थे। हालांकि इसके बाद कई आध्यात्मिक टैंक आए और फिर T-55 को सेना से रिटायर कर दिया गया। जनरल ने बताया कि कुछ दिन पहले ही टैंक गाजियाबाद आ गया था। इसके लिए रक्षा मंत्रालय की तमाम जटिल प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। T-55 टैंक को लेकर जनरल VK सिंह ने अहम जानकारी देते हुए कहा कि ये टैंक आध्यात्मिक आए हैं और फिर T-55 को सेना से रिटायर कर दिया गया।
1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में इस T-55 टैंक ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय की तमाम जटिल प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है। ये टैंक हम इसलिए लाए हैं कि हमारा गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जिसका बहुत पुराना इतिहास है। 1857 के अंदर भी गाजियाबाद के अंदर क्रांति के अंदर बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे यहाँ ये पुराना शहीद स्थल है, इसका जीर्णोद्धार किया गया और इसीलिए इस जगह को चुना गया है। साथ साथ गाजियाबाद के अंदर हमारे पास बहुत से सेना के शौर्य पदक विजेता हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ हैं अभी जो कि जीवित परमवीर चक्र हैं, योगेंद्र यादव, वो रिटायरमेंट के बाद हमारे शहर के अंदर रह रहे हैं। बहराइच की डीएम ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए महर्षि बालाकर जिला अस्पताल और रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया है और कोविड संक्रमण की रोकथाम और 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर किशोरियों के टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम डॉक्टर चंद्र ने जिला अस्पताल में स्थापित टीकाकरण सेंटर का निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर ओपी पांडे को निर्देश दिया है। यहां पर टीकाकरण के लिए 4 बूथ स्थापित कर दिए गए हैं और बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टीकाकरण का प्रबंध किया जाए। इससे पहले डीएम ने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण कर कोविड से बचाव और रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। जय हिंद।